हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ प्रभात मिश्रा। आप सब देख रहे हैं पीएम गुरु हिस्ट्री वाला चैनल। और मैं आज सबके लिए लाया हूँ कक्षा 12 मतलब क्लास 12 का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 2 विश्व जनसंख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरे किताब का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है विश्व जनसंख्या अध्याय 2। और आप देख रहे हैं ये नोट्स है पूरी तरह। मैं आपके लिए पूरे वो अध्याय में से वो निचोड़ लाया हूँ जो कि पेपर में आएगा। जितना भी पेपर होंगे इसमें ज़रूर आएगा जहाँ। और इसको आप पढ़ लेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपका अगर इसमें में से 5 नंबर आया 20 नंबर आया तो 20 और 20 आपको मिलना पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 2 विश्व जनसंख्या। अब आगे देखिए, एशिया के जनसंख्या के विषय में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी। एशिया के जनसंख्या के विषय में जॉर्ज बी क्रेसी हैं कौन? ये एक बहुत ही बड़े भूगोलवेत्ता थे। जॉर्ज बी क्रेसी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, जॉर्ज बी क्रेसी भूगोलवेत्ता थे। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक टिप्पणी की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। इनके कहने का अर्थ है कि एशिया में जो स्थान है यहाँ पर कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं और आधे से ज़्यादा स्थान तो खाली है। एशिया के 75% भाग पे इंसान बहुत कम रहते हैं, सिर्फ 25% भाग पर इंसान ज़्यादा रहते हैं। इससे जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थानों पर निवास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोटे तौर पर जो 10% है स्थान, इस पर 90% लोग निवास करते हैं। अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो इसके सिर्फ इतने भाग पर, ये जो आप भाग देख रहे हैं, इतने ही भाग पर लोग निवास करते हैं और ये सारा भाग छूट जाता है। ये भाग कितना है? 90% भाग आपका खाली रहता है। सिर्फ पृथ्वी के आपका 10% भाग पर ही लोग निवास करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पे हर स्थान पर सुविधा नहीं है। हर स्थान पर आदमी को सुविधा नहीं मिलती, इसलिए वे हर स्थान पर निवास नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का घनत्व, ये जो टॉपिक है इसमें से हर पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। कैसा भी पूछा जाए लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। तो आप देखिए, भूमि जनसंख्या घनत्व है क्या? भूमि के आकार और लोगों के संख्या के बीच के अनुपात को आप इसको समझिए। भूमि के आकार, भूमि इतना है, और जनसंख्या अगर 5 लोग हैं, अगर इस स्थान पर आप 5 लोग रहते हैं तो इनके बीच के अनुपात को, ये 75% इसका क्षेत्रफल है 75 वर्ग किलोमीटर, और ये है 5 लोग हैं, तो इनके बीच का जो अनुपात होगा वही होगा जनसंख्या का घनत्व। सीधी सी बात है, अनुपात ही जनसंख्या का घनत्व होगा। और यह समझिए, यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर, ये बहुत ज़रूरी है। आपको पूछेगा जनसंख्या घनत्व किस मात्रा में नापा जाता है, तो आप लिखेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर। आप कहीं कहीं पर देखेंगे लिखा रहता है वर्ग किलोमीटर, वही है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर नापा जाता है। और ये जो प्रति है, प्रति माने 1 होता है, ठीक है। और आप देखिए, जनसंख्या के घनत्व का फार्मूला यहाँ पर है, इसे आप याद कर लीजिएगा। वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ये अनुपात निकालने की है, तो बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण को
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है कक्षा 12 में। ये 5 नंबर का प्रश्न आपको पूछेगा कि जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने यहाँ पर बहुत ही बड़ा नहीं लिखा है, बल्कि आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा। मैं टॉपिक आपको बता दूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वे जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला कारक तो यह है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या है आप समझिए। भौगोलिक कारक जो आपके धरती पर उपलब्ध है, जैसे जल की उपलब्धता। जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी वहाँ पर ही मानव बस्ती बनेगी। आप इतिहास में पढ़े होंगे, जितने भी सभ्यता हुई है सब नदी के किनारे हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल की उपलब्धता है। दूसरी बात भू आकृति। ये भू आकृति भी बहुत ज़रूरी है। कैसी है? पहाड़ी स्थानों पर लोग कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों की भू आकृति अच्छी नहीं है और मैदानी भागों में अधिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता भी है और भू आकृति भी है। और तीसरा क्या है? जलवायु। जलवायु कैसा, ये भी बहुत मायने रखता है। जलवायु पूछ लेगा। जलवायु जो है, अगर बहुत ही तूफानी बारिश होने वाली है, अधिक बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ पर कम लोग रहेंगे। ठीक है, यही है जलवायु। अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या है? आर्थिक कारक में आपका है खनिज। जहाँ पर खनिज मिलेगा, जैसे झारखंड आप देख लीजिए। झारखंड देख लीजिए, पहले उतना विकास नहीं था क्योंकि वे पूरी तरह से जंगली था, लेकिन अब जो है वहाँ पर विकास हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर खनिजों की खोज हो रही है। इससे वहाँ पर औद्योगिकीकरण का विकास हो रहा है, और जैसे जैसे उसका विकास होगा वैसे खनिज उस नगर में लोग आएंगे, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ेगा। और दूसरा है नगरीकरण। ये दोनों जो है आपस में बहुत ही संबंध है। ये दोनों जो है आपस में बहुत ही संबंध रखते हैं। अगर आपका खनिज मिलेगा तो नगरीकरण ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, लेकिन आप अगर लिख देंगे आर्थिक कारक में ये टॉपिक, तो सही माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? औद्योगिकीकरण। ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों जो हैं एक ही समझो, लेकिन आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये कारक तो आपको भली भांति परिचित होंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में क्या है? सामाजिक क्या होगा, सांस्कृतिक कारक क्या होगा? जहाँ पर आप धर्म को ही ले लीजिए, जहाँ पर जिस धर्म की आबादी अधिक होती है वहाँ पर उस धर्म के लोग अधिक पसंद करते हैं, वहाँ पर रहना अधिक उनको अच्छा लगता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक वहाँ पर जहाँ पर जिसके साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा वे लोग वहीं पर जाएंगे। जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा वे लोग वहाँ पर जाकर रहेंगे। और दूसरा यह है कि जहाँ पर किसी के साथ बुरा व्यवहार होगा वहाँ पर वे नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है कि समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एक क्षेत्र में, एक मान लें दिल्ली में 2 समय के अंतरालों के बीच, ठीक है, समय के अंतराल मतलब 2011 से 2020 के बीच जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, कितने % की वृद्धि हुई, यही है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर में 2 ही चीज़ें आएंगी। प्राकृतिक वृद्धि में दर में 2 चीज़ें, पहला तो जन्म, दूसरा मृत्यु। जन्म मृत्यु यही है प्राकृतिक जन्म दर में, जबकि वास्तविक वृद्धि दर में जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये याद रखिए, पेपर में पूछा जाएगा। प्राकृतिक वृद्धि दर का फार्मूला लिखिए, वास्तविक वृद्धि दर का फार्मूला लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और अब क्या है? जनसंख्या की वृद्धि के प्रकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको याद भी हो जाएगा। जनसंख्या के वृद्धि के प्रकार, यहाँ पर पूछा जाएगा जनसंख्या के वृद्धि के प्रकार मतलब जनसंख्या में 2 ही वृद्धि होती है, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो आप अपने माइंड को शांत करके अगर पेपर देंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ये धनात्मक होगी वृद्धि या ऋणात्मक होगी, यही 2 प्रकार होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक।
जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ये जो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, ये पहला है जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रवास। आगे बढ़ते हैं। अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर क्या है? CBR क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों को अशोधित जन्म दर कहते हैं। और इसका फार्मूला है वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे वर्ष के मध्य जनसंख्या। ये इसका फार्मूला है, ये याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है पूरी तरह। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष विशेष में क्षेत्र विशेष में हुए मृत्यु को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। कोई क्षेत्र है, वहाँ पर एक वर्ष में कितनी मृत्यु हुई, उसी को हम कहेंगे अशोधित मृत्यु दर। इसका फार्मूला पे लिख ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये है अशोधित मृत्यु दर, मृतकों की जनसंख्या अनुमानित जनसंख्या बटे 1000। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा। और ये मैंने इतना ही था। और मैं प्रभात मिश्रा आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको रोज़ एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, आपको जो समझाया जाएगा आपको समझ में आएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल है, इस पर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही ज़रूरी आपकी पढ़ाई में बहुत ही मददगार चीज़ें आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।